92 lakh crores, right? Right, absolutely right. Not 1,000, 92 lakh crores. Yes, 92 lakh crore. कोलेट्रल फ्री लोन मतलब वास्तव में मिलता है या सिर्फ एडवर्टाइज के लिए? जी, ये बिल्कुल वास्तविक चीज है। और डॉक्यूमेंटेशन भी मिनिमल, मतलब ना के बराबर। बिल्कुल, मैं कहूँ सिर्फ 1 या 2 डॉक्यूमेंट। और फ्रीडम भी फ्रॉम लॉन्ग वेटिंग टू अनसर्टेनिटी। यस, 24 आवर्स टू 48 आवर्स ओनली। बहुत सही। लीजिए, हमें बातें तो आपसे बहुत करनी है। पहले मैं अपने दर्शकों को तारुफ करवा दूं उनका, जो 92 लाख करोड़ के जो एमएसएमई को फंडिंग में गैप है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं परिचय कराना चाहूंगा रितु प्रकाश सिंह जी का। आप यूग्रो कैपिटल लिमिटेड में बतौर एमएसएमई हेड रिसर्च काम करती हैं। आपको हम देश के विभिन्न न्यूज चैनल जैसे आज तक, न्यूज 18 नेटवर्क, डीडी, एफएम रेडियो इत्यादि पर लगातार देखते रहते हैं, इसलिए आपसे कई लोग परिचित भी हैं। लेकिन गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपका अनुभव 18 वर्ष से अधिक का है। तो आज हम जानेंगे एमएसएमई के लिए किस तरह रितु जी और उनकी कंपनी काम करती है। नमस्ते रितु जी, सभी को नमस्कार। तो ये 92 लाख करोड़ 92 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा, एंड व्हाट इज योर टीम एट यूग्रो कैपिटल डूइंग टू एड्रेस इट? गौरव जी, 92 लाख करोड़ का अमाउंट सुनने में वाकई काफी बड़ा लगता है, बट ये सच्चाई है कि अगर हमारे एमएसएमई की टोटल क्रेडिट को गैप को देखें तो ये 92 लाख करोड़ है। और अगर हम बैंक्स की तरफ से जाएं और कैपिटल एडिक्वेसी देखें 15% की, तो ये 15 लाख करोड़ का गैप फिर भी रहता है, जिसको पूरा करने के लिए बहुत सी यूग्रो कैपिटल जैसी कितनी ही एनबीएफसीज की जरूरत है। तो हमने यूग्रो कैपिटल में इस चीज को पहचाना, इस चीज को देखा कि जो एमएसएमईज हैं उनको फॉर्मल क्रेडिट की बहुत रिक्वायरमेंट है, अभी भी उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। इसकी वजह से हमने अपने कंपनी में बहुत से ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू एमएसएमई को प्रोवाइड किया है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन में दिया है, वेटिंग पीरियड को भी बहुत कम रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज इसका लाभ उठा सके। तो मैम, कॉमन चैलेंजेस क्या आपने, जब आप काम करते हैं तो रेगुलर अलग अलग इंडस्ट्रीज से मिलती रहती हैं, तो कॉमन चैलेंजेस जैसे क्या निकल के आती हैं? लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें बैंकिंग से और फंडिंग, मतलब अपने उद्योगों के लिए आराम से फंडिंग मिल सके? ऐसी क्या चीजें हैं? अतीत जी, एक्चुअली जो मेजर चैलेंजेस मुझे लगता है कि एमएसएमईज को मिलती है, जो हमें भी देखने को मिला, वो ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। एमएसएमईज को पहले तो ये पता ही नहीं है कि उनको किस तरीके के स्कीम की, उनको किस तरीके के लोन की उनको रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर उनको जाना चाहिए, कैसी स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको जरूरत है, क्योंकि वो एक बैंक से दूसरे बैंक, एक एनबीएफसी से दूसरे एनबीएफसी, उन्हें जो है इधर उधर जाना पड़ता है, पर क्लैरिटी की उनको कमी बहुत रहती है। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किया। इसके लिए हम लोग खुद जो है यूग्रो कैपिटल बहुत सी अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, सेमिनार्स चलाते हैं, और हम लोग वहां जाकर ये चीज बताते हैं कि आपको सिर्फ हमारे कंपनी से नहीं, गवर्नमेंट से भी किन किन स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं, कम जो है इंटरेस्ट रेट में आप पा सकते हैं, और बिल्कुल कम डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे जीएसटी, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, सिविल रिकॉर्ड। जिनके पास जीएसटी नहीं है उनका सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको लोन मिल सकता है। मतलब केवाईसी के अतिरिक्त आपको सिर्फ एकदम इतने कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? जी बिल्कुल। रितु जी, ये जो आपने मतलब एक तरह का मिशन उठाया हुआ है, तो इसके चलते आपको काफी सारे एक्सपीरियंसेस आए होंगे, और आपको कोई ट्रेंड्स या पैटर्न्स नजर आए हैं क्रेडिट वर्दिनेस, डिफॉल्ट रेट्स, या जो लोन परफॉर्मेंस होता है एमएसएमई सेक्टर का, खास करके जो आप जिस एरिया में आप, जिस रेंज में आप ऑपरेट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम लोग कोविड के पहले का टाइम देखें तो एमएसएमई की जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो थोड़ी इम्प्रूव होना शुरू हुई थी, लेकिन कोविड के आने की वजह से उसमें काफी जो है एक तरह से रुकावट एक आ गई उस ग्रोथ में। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट की मदद से, स्कीम से, और बैंक्स, आरबीआई की रेगुलेशन से, जो चेंजेस से, अभी अगर आप अभी का डेटा उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी एमएसएमई की ग्रोथ है
वो करीब फिर से प्री कोविड लेवल्स के बराबर आ गई है। 15 से 18% की दर से वो ग्रो कर रहे हैं। उनकी क्रेडिट की जो एनबीएफसीज ही जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इनको क्रेडिट के, जो कि 13 से 14% के लिए है। अगर एनबीएफसी की आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो करीब 25 लाख करोड़ की है और ये बराबर 13 से 15% से बढ़ती जा रही है। तो एक ट्रेंड जो हमें देखने को मिला है वो ग्रोथ की तरफ है क्रेडिट। दूसरा जो है एनपीएस में भी काफी रिडक्शन आया, क्योंकि अब एमएसएमईज जो है वो डिफॉल्ट खुद भी करने, कोई भी डिफॉल्ट खुद नहीं करना चाहता है। वो ऐसे हालात बनते हैं कि उनको वो जो है लोन नहीं कर पाते। लेकिन अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको अवेयरनेस हो रही है कि वो खुद भी टाइम टू टाइम ईएमआई पे कर रहे हैं और अपने वो एनपीएस से जो है वो धीरे धीरे वो हम उसमें भी गिरावट देखने जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है अभी देखने को मिला है। राइट। तो ये आज जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से अधिकांश दर्शक जो हैं, कुछ महिलाएं उद्यमी जुड़ी हुई हैं जो कि जिनका एक बहुत माइक्रो लेवल पर काम है। जो एक मैंने टैग लाइन देखी थी कि 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की फंडिंग जो है आपकी कंपनी करने में विश्वास रखती है। तो ये जो छोटी फंडिंग है उसका कोई क्राइटेरिया आप कैसे डिसाइड करती हैं कि जो लेने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से डिसाइड होती है? अतीत जी, हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो हमारा एक्चुअली में माइक्रो ही है, क्योंकि अगर आप 6 करोड़ एमएसएमईज में देखेंगे तो 95% तो आपको उसमें माइक्रो ही है। और माइक्रो में भी जो है वो 10 लाख से 10 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमईज ही ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा कस्टमर सेगमेंट वही है। तो हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो एमएसएमईज की यही रहती है कि उनका जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट और उनका सिविल का रिकॉर्ड जो हमारा ब्यूरो रिकॉर्ड होता है, ये 3 चीजों पे ही हम के आधार पे हम उनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। और उनके बाद उसके जो भी उनकी लोन रिक्वायरमेंट है, उनका कितना, उनको वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, किस तरीके का उनको लोन चाहिए, उस हिसाब से हम उनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी से एक बात और निकल कर आ रही है कि जो 10 लाख रुपए तक के लोन वाली जो बात कर रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि उसका 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो, तो निश्चित रूप से जीएसटी भी नहीं होगा। जिनके पास जीएसटी नहीं है उनके लिए फिर भी कुछ स्कीम्स हैं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी है जो एकदम माइक्रो लेवल पर अपना उद्योग चला रही हैं जिनका वर्किंग कैपिटल 10 लाख से भी कम है। ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए यूग्रो कैपिटल क्या हेल्प कर सकता है? इसमें अदिति जी, हम लोग का जिनके पास जीएसटी नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो उनका हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारा 1 या 2 साल 3 साल का जो भी हमारा वो कैश फ्लो रहता है, हम उससे ये देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि इनका बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में ये पिछले 2-3 सालों में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कैश फ्लो कैसा रहा है, बैंक में किस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अगर जीएसटी नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके तरीके अलग हैं। उससे कैश फ्लो के बेसिस पे भी हम उनकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनको कितने लोन जो है मिल सकता है, किस तरह से उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। रितु जी, देयर इज वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी का काफी मतलब उसकी दुहाई दी जाती है एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को, दैट आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसकी कितनी मतलब हाउ गुड और हाउ स्ट्रांगली इज इट रिलेवेंट, एंड हाउ डू यू मेजर दीज काइंड ऑफ पैरामीटर्स इफ इट इज रिलेवेंट इन योर लेंडिंग? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसलिए भी एंटरप्रेन्योर्स और इनको बोला जाता है क्योंकि हमारे उसमें जो भी फॉर्मल क्रेडिट के तरीके या जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आपके जो है एक सिविल ब्यूरो के रिकॉर्ड्स और आपके बैंक स्टेटमेंट से है। अगर मान लीजिए किसी भी लापरवाही की वजह से या कभी भी आपकी ईएमआई भी बाउंस हुई या आपने कभी भी पिछला कोई भी लोन लिया है और उसको आपने पे नहीं किया, तो आपका सिविल स्कोर जो है उसे रिड्यूस हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका काम है, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी, आपकी खुद की भी जो है वो पर्सनल है, लेकिन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक ना होने के कारण आप जो है वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, या आपको कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और आपके मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ताकि इन कारणों की वजह से ऐसा ना हो कि आपका लोन रिजेक्ट हो या आप लोन के लिए एलिजिबल ना हो। सही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूग्रो कैपिटल के साथ में हमारा लघु उद्योग भारती का एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत यूग्रो कैपिटल लघु उद्योग भारती के साथ पूरे देश भर में लगभग 100 स्थानों से पर ऑफलाइन कैंप ऑर्गेनाइज करेगी, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करेगी,
जिसमें इन सब बातों के बारे में बताया जाएगा कि आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ, अपने इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से आसान, सुविधायुक्त और कम ब्याज दर पर अपना लोन ले सकते हैं। मैम, ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि एक छोटा व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होता कि पूरा कार्यालयीन बैक ऑफिस है उसके पास, कि अकाउंटेंट्स भी हैं और सब चीजें हैं, वो एक अपने फाइनेंशियल हेल्थ को रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें करें, इन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उसकी लोन की लेने की जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट ना हो, ऐसी किन बातों की सावधानी रखना चाहिए? अतीश जी, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्टाफ हो या आपके पास कोई वैसा स्ट्रेंथ है जो कि रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ऐसी चीज है जो कि आजकल हम अपने यंगर जनरेशन को भी जो है बहुत ही कम उम्र से सिखाना शुरू कर देते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये तो आपके खुद की जो है एक सोच है, खुद का एक ध्यान रखने की चीज है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप सही समय पे आप सेविंग कर रहे हैं, सभी समय पे आप लोन की ईएमआई पूरी दे रहे हैं, आप सही समय पे जो है बैंक जीएसटी फिल कर रहे हैं, सही समय पे आप अपने बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो ये आपको खुद इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको ये खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो जो भी हम लोग इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स करते हैं वहां पे एमएसएमईज को सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि आप आके हमसे लोन लीजिए, हम सबसे पहले ये कहते हैं आप किसी से भी लोन लीजिए, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को खुद से पहले क्लियर करिए, ठीक करिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको हमसे चाहे किसी से भी आपको लोन लेना हो तो आपको लोन मिले और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और आगे जो है प्रॉफिटेबिलिटी कमा सके। इसमें तो जी कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जर्वेशंस आपके आए हैं, सम पिटफॉल्स व्हिच एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स कंसिस्टेंटली फॉल इनटू while making an application। जैसे बहुत बार होता है कि फंड कुछ लोग तब ही अप्लाई करते हैं जब जरूरत पड़ती है, तब नहीं सोचते हैं जब सब ठीक चल रहा होता है। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको भी आए होंगे कि एप्लीकेशंस में गलतियां अगर ये नहीं हुए तो the kind of lending will be faster and frequent। मतलब मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं कि आग लगने पे कुआं खोदने की आदत रहती है तो वैसी चीजों में अगर कोई आता है तो उसकी आग किस तरीके से बुझा सकती है यूग्रो कैपिटल? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग है तो वो हमें पहले से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपने सही कहा कि आग लगने के बाद तो फिर उसके बाद तो उसका बचाव करने का नहीं, वो हमें पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आप अगर बिजनेस को, जैसे मैं अब यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, पर मैंने ऐसे कई कस्टमर, हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बिजनेस था और हमें ये अपने प्रमोशंस के लिए, अपने उस ग्रोथ के लिए हमको इसकी रिक्वायरमेंट थी, पर हमने उस समय नहीं सोचा और अब हमें बिल्कुल बिल्कुल बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी तरीके से हमारे को आप लोन प्रोवाइड करिए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा उसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो उनकी कंप्लीट नहीं है या उन्हें प्रॉब्लम है, तो उनको सफर करना पड़ता है। तो ये चीज अगर आप पहले से प्लानिंग कर लें और पहले से समझ लें कि मुझे इस टाइम पे इतने लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है या मुझे ये ग्रोथ करना है, ये सारी कैलकुलेशन अगर आप खुद से समझ के करें, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है मैथ्स के। मुझे तो लगता है कि एक मैथ्स जो है वो एक बिजनेसमैन या एक सब्जी वाला जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। तो ये चीजें ऐसी है कि ये आपको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको खुद अपनी प्लानिंग करनी है, खुद आपको जो है अपने बिजनेस को आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। तो जो एमएसएमई से उनका यही है कि आप प्री प्लानिंग करके चलिए और जो है ताकि समय पे आपको लोन मिले और आपको उसका फायदा हो। सही बात है। प्री प्लानिंग, प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समय से पुराने अपने लोन की किस्तें भरना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बताया मैम ने, अगर हम उसको रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोलेटरल फ्री लोन जरूर मिलेगा है ना? आप मैम बताया अभी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि बिल्कुल आग लगने पर कुआं खोदा और आपने उनकी हेल्प की। ऐसे कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे, सक्सेसफुल कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि एकदम जिसकी आपने हेल्प की और वो आज की तारीख में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है? जी बिल्कुल, ऐसे में हमारी कई महिलाओं का मैं ज्यादा वो करूंगी कि देखिए महिलाएं अब हमारे उसमें देखा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं
और उनका जो सशक्तिकरण हो रहा है उसकी वजह से जो भी चीजें बेनिफिट है उनकी वजह से वो काफी तेजी से ऊपर आ रही है। तो हम लोग में यूग्रो में भी अगर हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो यूग्रो कैपिटल में करीब 9% का जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो कि सिंगल मतलब फर्स्ट फीमेल अपने फैमिली की है जिन्होंने लोन लिया और हाँ वो स्टार्ट किया। तो उनमें से मैं एक का तो जिक्र करूंगी जिन्होंने अभी वो अपने फैमिली की फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने लोन लेने के बाद आज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो बैलेंस वो 30% का उनको ग्रोथ मिली है जो है लोन से। तो वो आज बहुत ही सक्सेसफुल लेडी हैं और उन्होंने इस चीज का उन्होंने बहुत वो किया। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारी सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट है वहां पे आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने ऐसे बहुत से कस्टमर्स का जिक्र किया है जो कि लोन लेने के बाद आज वो लोग 30-40% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं और उनमें आप देखेंगे कि लेडीज भी हैं, जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो वो पूरी स्टोरी आपको उसमें मिलेगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया रितु जी। यही एस्पेक्ट में मैं एक थोड़ा सा और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि ये सक्सेस स्टोरीज है, तो ये सक्सेस स्टोरीज को आपने लेंडिंग तो करी है, but outside of lending are there any other resources या support services or maybe mentorship that you provide to your lenders जो कि यूग्रो कैपिटल को बाकी एनबीएफसी से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से अलग बनाता है? बिल्कुल गोरख जी, हम लोग सिर्फ लेंडिंग के साथ ही नहीं अपने कस्टमर से हम लोग बहुत से तरीके से जुड़ते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है या हमारे कंपनी का कोई ग्रोथ है तो हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे शेयर करते हैं, उनको छोटा गिफ्ट्स देते हैं, पर्सनलाइज गिफ्ट्स देते हैं, या हम उनकी प्रॉब्लम्स अगर उन्हें स्टिल वो अगर लोन लेने के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस से या किसी भी चीज को लेकर हो तो उसके लिए भी हमारी काउंसलिंग होती है। हमारी जो भी बिजनेस हेड्स हैं सेल्स के जो कि डील करते हैं वो भी इस लेवल तक जाके कस्टमर से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं। जब विजिट पे जाते हैं उस सिटी में किसी जाते हैं तो वहां के कस्टमर से मिलते हैं, उससे आके पूछते हैं कि भाई आपको लोन तो ठीक है मिल गया बट क्या आपको उस लोन का बेनिफिट हो रहा है, आप अभी आपको कोई क्या प्रॉब्लम आ रही। तो हम लोग इस तरह से पर्सनलाइज्ड वे में भी जो है अपने कस्टमर्स से कनेक्ट होते हैं और उनको जो है आगे बढ़ के जो भी हेल्प होती है जिस तरीके की वो जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा। एकदम शॉर्ट में अगर मैं पूछना चाहूँ कि ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि उसको लोन लेने में परेशानी हो। मतलब लोन नहीं मिलता है कई बार, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसके बारे में अरे यार ये तो कर सकते थे आराम से पर नहीं कर पाए और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अपने को अगला लोन नहीं मिला। तो ऐसी कोई या कॉमन सी मिस्टेक्स हो जो आप बताना चाहें जिसके बारे में निश्चित रूप से सभी को ध्यान रखना चाहिए? कॉमन मिस्टेक तो देखिए हमारे, क्योंकि हम लोग को जो चीज हमारे लिए जो 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उनके में हमारे में कॉमन जो हमें लगता है जैसे कि लोग आजकल क्रेडिट कार्ड खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड तो आजकल बहुत ही कॉमन है। उसके बाद उसमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में भी जो है अगर उनको डिले करता है, उन्हें लगता है कि इसमें कुछ नहीं, हम चलो 1 मंथ 2 मंथ के बाद भी हम डिले में इसकी पेमेंट कर देंगे, ऐसा कोई नहीं। बट उस डिले की वजह से जो उनका सिबिल हिट होता है, जो उनका ब्यूरो स्कोर हिट होता है, वो लोगों को पता नहीं होता क्योंकि वो इसको सीरियसली लेते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब सिबिल, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक एंटिटी या एक इंडिविजुअल एमएसएमई आया, उसका जीएसटी भी टाइमली है, उसका बैंक स्टेटमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, बट उसका सिबिल में जब हम गए तो सिबिल में हमें पता चला कि सिबिल का स्कोर उसका काफी लो है। क्योंकि जब उसके बाद पता चला कि उसका कुछ इस तरह से क्रेडिट कार्ड या किसी चीज से इस तरह का उसका डिफॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से लो। तो ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स है जिनको हम ध्यान में कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा, अगर हम खुद एक अच्छा एमएसएमई बनना चाहते हैं तो ये हमारे लिए भी एक बहुत जरूरी है कि हम अपने इस तरह की लापरवाही को कंट्रोल करके हम उसको जो है करेक्ट कर सकें। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक केस में जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि एक केस में बैंक में जिस दिन मैनेजर के साथ बैठा हुआ था वहां पर ही आया हुआ था, 1 रुपए का क्रेडिट कार्ड का सेट ऑफ करके और वो बंद कर दिया था करीबन 5 साल 4 साल पहले। 1 रुपया, मतलब ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा था। बिल्कुल उसकी वजह से सिबिल स्कोर अफेक्ट हुआ और वो जो है मात्र 1 रुपया जो नहीं भरा। और अगर ये पता चला होगा तो उनको खुद ये लगा होगा कि 1 रुपए में तो ऐसा मतलब वो तो मैं बैंक ने अपनी तरफ से कर दिया। मतलब ये नहीं कि जो उनके अकाउंट में हो सकता है कम हो या किसी ने जब उन्होंने पूछा होगा कि लास्ट में कितना अमाउंट देना, उन्होंने उतना दिया, उसमें 1 रुपया कम पड़ा होगा तो बैंक ने सेट ऑफ कर दिया उसको। तो अब इतनी छोटी छोटी सी चीजों पर भी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
ऋतु जी, हमारे पास सवाल तो बहुत है, टाइम की थोड़ी कमी है, तो हम स्विच करेंगे थोड़े ऑडियंस के सवाल के पास, क्योंकि इतने सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी लाइव ऑडियंस से। तो मतलब वी कैन सी दैट पीपल हैव जॉइन्ड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ तक, सब जगह से सवाल आए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने आपको वेल विशेस दी हुई है, और कुछ लोगों ने बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, तो डोंट माइंड मी आस्किंग देम डायरेक्टली टू यू. Sure. Does SMA rating of impact the ability to extend loans? SMA रेटिंग से अगर कहा जाए तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए मतलब पर्टिकुलरली अगर SMA रेटिंग की बात करें तो ये इनका आई थिंक वही कहना है कि जो है लोन के लिए हमारा क्या मतलब कैपेबिलिटी जो डॉक्यूमेंटेशंस का है तो वो जरूर जो है हिट करेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि अगर आपने टाइमली, जैसे कि अभी अतीश जी ने बताया कि अगर ₹1 का भी डिफॉल्ट है तो आपका ब्यूरो रिकॉर्ड को हिट करता है, तो बिल्कुल आप रेटिंग का तो बहुत बड़ा हाथ है आप लोन के एलिजिबल। एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है कि क्या आप हैदराबाद में प्रेजेंट है? जयपाल रेड्डी जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग हैदराबाद में प्रेजेंट हैं। हैदराबाद में प्रेजेंट है। हमारी मतलब रघु उद्योग भारती की बहुत पुरानी कार्यकर्ता एंड अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अंजू जी बजाज है, वो पूछ रही है कि अगर सिबिल स्कोर अच्छा हो एंड 30 लाख की सीसी लिमिट चाहिए तो क्या इंटरेस्ट रेट होगा? बहुत ही स्पेसिफिक सवाल। देखिए एक्चुअली इंटरेस्ट रेट तो अंजू जी डिपेंड करता है कि आपका कोलैटरल लोन चाहिए या आपको कोलैटरल फ्री लोन चाहिए, क्योंकि हमारा अगर मैं आपको दोनों का रेंज बताऊं तो हमारा 13% से लेकर 21% तक की यील्ड में इंटरेस्ट मिलता है। इसमें किस तरह की आप रिक्वायरमेंट है, क्या कोलैटरल है, वो सारा देखकर ही एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पता चलेगा। राइट। ऋतु जी, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल हमें पहले पूछा गया था जब आपका शो अनाउंस हुआ था कि क्या आप वैनिला लोन्स एक्सटेंड करते हैं सबको, या यू हैव सम स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन एवरी केस? देखिए हमारा एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनके थ्रू हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, और हमारा एक सेक्टर्स भी हमने डिफाइन किया है, 9 सेक्टर्स हमने डिफाइन किया है जो कि फर्दर 200 सब सेक्टर में डिवाइड है। तो हमारा जो लोन का वो बना रखा है हमने, वो उसी तरीके से बना रखा है। प्रोडक्ट भी जैसे हमारा सप्लाई चेन में रिटेलर फाइनेंसिंग भी है, हमारा मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी है, प्रॉपर्टी लैब भी है, तो ये सारे उसमें जो है जिस तरह के बस हमारे सेक्टर्स जो है वो 9 सेक्टर्स डिफाइंड है, जिसमें हम लोगों ने मेजरली सब कवर कर रखा है। फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, केमिकल, लाइट इंजीनियरिंग, ये इस तरह के सेक्टर्स है, तो हमारा लोन उन्हीं को एक्सटेंड। ग्रेट। अंजू जी आपको थैंक्स बोल रही है। इसी के साथ हम एक स्पेसिफिक सवाल आया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाले एमएसएमईज के लिए क्या आपके पास कोई स्पेशल स्कीम्स है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है जिससे आप जोड़ के कुछ लेंडिंग कर सकते हैं? हमारे में सोलर के लिए है, ग्रीन एनर्जी का हमने किया है। सोलर का हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का है, प्रधानमंत्री जी का जो था कि 2 करोड़ तक का सोलर का जो उनका विजन है, तो हम लोग उससे भी जुड़ के हम सोलर पे भी लोन देते हैं और ग्रीन फाइनेंसिंग में भी हमारा है। अच्छा, ये मंजुला जी ने पूछा था। विकास गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग सीसी लिमिट है, कैन वी कन्वर्ट इट इनटू एमएसएमई लोन फॉर अ लोअर इंटरेस्ट रेट? विकास जी, ये आप जो है अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल आप और मुझसे शेयर करेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी कि आपका कैसे है। अगर होगा तो जरूर जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे चेंज हो सकेगा। ग्रेट। एक सवाल बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी वर आल्सो गोइंग टू आस्क टुवर्ड्स द एंड, ये भी ऑडियंस में से पूछा गया कि आर देयर एनी रेड फ्लैग्स और वार्निंग्स that the MSME owners should be aware when asking या approaching a institute like an institution? मतलब आप लोगों के इवैल्यूएशन के बेसिस पे ये बोला जा रहा है, जैसे आपने पहले कहा कि यू डोंट जस्ट से कि हम ही से लोन लो, बट सही से लोन लो, तो हाँ। उस तरह ऐसा भी कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशन को हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए रेड इंस्टीट्यूशन में रेड फ्लैग्स का तो आप ऐसा मैं यही कहूंगी कि बहुत से ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनके का जो है सिर्फ एमएसएमई में बहुत ही 10 या 20% का ही एक्सपोजर्स है, वो ज्यादातर पर्सनल लोन या कंज्यूमर फाइनेंस के ऊपर ज्यादा करते हैं। तो जब भी आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइन आती है जो कि जैसे कि अभी हाल ही में आरबीआई ने पर्सनल लोन और कंज्यूमर फाइनेंस पे बहुत सी ऐसे सख्त जो है वो अपना नजरिया जाहिर किया है, तो वो एनबीएफसी इफेक्ट होती है। लेकिन हमारे जैसी एनबीएफसी जो 100% एमएसएमईज पे है, पीएसएल लोन पे है, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको एमएसएमई है, आपको लोन चाहिए, तो आपको ऐसे एनबीएफसी से जाना चाहिए जिनका एमएसएमई का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, राइट, एटलीस्ट 75% से ऊपर। अच्छा।
राजेश जी अग्रवाल है, शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ है क्योंकि काफी इनका सवाल का आंसर आपने कवर किया हुआ है, बट ही इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ नॉर्मल बैंक। तो आप संक्षिप्त में थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? तो हाँ बिल्कुल राकेश जी, हम लोग एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हमारा भी आरबीआई से जो है रजिस्ट्रेशन होता है, बट हमारे और बैंक में जो सबसे ज्यादा बेसिक जो एक डिफरेंस है कि हम लोग नॉन डिपॉजिट है, हम डिपॉजिट हम नहीं रख सकते और हम लोग चेक इशू नहीं कर सकते जो कि एक नॉर्मल बैंक करता है। और प्लस बैंक की जो रेगुलेशन है, जो कैपिटल एडिक्वेसी उनको मेंटेन करनी होती है, वो हमारे में वो रेगुलेशन और टर्म्स के हिसाब से भी एनबीएफसी और बैंक्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं, पर जो बेसिक डिफरेंस वो यही होता है कि हम डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। एक सवाल, आपने जो 13 to 21% इंटरेस्ट रेट की बात की थी, उस पे आया हुआ है कि isn't this very high to be competitive? तो आई गेस दैट वाज वेरी स्पेसिफिक टू मैम, जो अंजू बजाज जी ने पूछा था उसके लिए था। उससे लोअर भी इंटरेस्ट रेट होता होगा ना? हमारा एक्चुअली एनबीएफसीज का बोरोइंग कॉस्ट थोड़ा सा बैंक के कंपैरिजन में हायर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि हमारी जो भी रेगुलेशंस है हमारी डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 13% से ही स्टार्ट होता है, बट ये हायर अगर आप एक रेगुलर एनबीएफसीज के फॉर्म में देखेंगे तो हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट है। फिर अगेन वो कोलैटरल और नॉन कोलैटरल के केसेस में डिफर करता है। एक सवाल आया हुआ है वेरी स्पेसिफिक टू 43B, क्या उसके लिए आप टेम्पररी लोन उसके पेमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए मुझे आप एक बार कांटेक्ट करेंगे अगर हमारे ऑफिस में आप तो आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा। तो सबको जिनको कांटेक्ट करना है, काफी लोग आपके मतलब वो पूछ रहे हैं, तो कैन वी आस्क देम टू कांटेक्ट यू ऑन द वेबसाइट? श्योर, बिकॉज दे कैन सेंड देयर क्वेरी ऑन द इन्फो जो हमारा है यूगो कैपिटल पे, वेबसाइट पे भी हमारा कांटेक्ट नंबर है। So it is info@ugorocapital.com. Yes. I'll just share it with everyone. हाँ. एक सवाल रितु जी ऐसा भी था कि जनरली जो बैंक्स या दूसरे एनबीएफसीज भी लैंडिंग करते हैं, दे ट्राई टू लिमिट द लोन इन से 3 to 5 years, या बहुत हुआ तो 7 years के लिए देते हैं। क्या आप लॉन्गर टर्म लैंडिंग करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द व्हिच आर स्टार्टिंग अप? हमारा जो है एक्चुअली ये प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएट करता है। जो हमारा सबसे बड़ा टर्म का है वो जैसे भी हमारा 14 साल का है, 11 से 14 साल का जो एवरेज है वो हमारा प्राइम है सिक्योर्ड, वो जो प्रॉपर्टी से के अगेंस्ट में जो लोन मिलता है। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का हमारा अलग अलग जो है, तो शॉर्टर टर्म से लेके हमारा 14-15 ईयर्स तक के लोन का भी है। अच्छा, और उसमें फिर आप जो जेस्टेशन पीरियड होता है या जो स्टार्टिंग में मतलब मिलता है कुछ बैंक से, वैसे कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड आप देते हो? हमारा इंटरेस्ट फ्री पीरियड तो उस तरह का नहीं, हमारा हम लोग जब एक एलिजिबिलिटी देखते हैं तो हम लोग एक 3 साल का विंटेज देखते हैं, या तो फिर वो सेम इंडस्ट्री में हो। ओके। मैम मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड और था, कई एमएसएमईज ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि उनके पास पहले काफी व्यापार था, कुछ अभी किन्हीं कारणों से या कोविड के आफ्टर इम्पैक्ट की वजह से वो कुछ कम हुआ है, सीसी लिमिट्स उनकी ऑलरेडी हैं, अब वो उसे कम करना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है क्या जो टर्म लोन के रूप में सीसी में जमा हो जाए, सीसी एट प्रेजेंट कम हो जाए और वो उसको पार्ट में करके टुकड़ों में चुका सके? हाँ, वो देखिए, वो अपना आप क्लबिंग के लिए कह रहे हैं ना कि अगर बहुत सारा बिजनेस है तो अभी क्लबिंग है, वो इसके लिए भी जो है जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हमारे जो सेल्स वाले हैं, सेल्स के पर्सन हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जी एक आखिरी चीज, बातचीत में आपने कहीं मेंशन किया था कि एमएसएमई अच्छे हैं, ये आप स्लोगन और इस तरह का मतलब मोटिवेटिंग स्लोगन लेके चल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी हार्टनिंग थिंग टू नो, क्योंकि सारे जो लेंडर्स हैं उनके लिए एमएसएमई हमेशा सेकंड प्रायोरिटी या हो सकता है इवन थर्ड प्रायोरिटी रहा हो। ऐसा ही फीलिंग हमें एमएसएमई वालों को आया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि एमएसएमई अच्छे कैसे हैं और वो हाउ आर यू ट्राइंग टू मेक दैट फॉर रियल फॉर एमएसएमईज आल्सो, मतलब उन्हें भी लगे कि हम अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल गोरख जी, हमारा ये मानना है और हम सच में ये मानते हैं कि एमएसएमई अच्छे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी लोग बैंक से जिनको भी ये रिजर्वेशन होता था कि हमें एमएसएमई को लोन नहीं देना है, तो वो ऐसा नहीं है, वो एमएसएमई की प्रॉब्लम्स को हमें वो सॉल्व करना है, उनकी नीयत है, उनको जरूरत है,
उनकी रिक्वायरमेंट है जिसे हमें पूरी करनी है, लेकिन हमें उसे अवॉइड नहीं करना है, हमें उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। इसलिए हमारा ये मिशन है और हम लोग पूरा अपना वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम एमएसएमईज को जितना ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, उनको जितनी मदद कर सके। और हमारे लिए, और मुझे लगता है कि ये सबको समझना चाहिए कि वाकई एमएसएमई अच्छी है। फैंटास्टिक, बहुत बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोई तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिला जो एमएसएमई को भी अपनाने के लिए तैयार है। आप जो प्रयास कर रही हैं, इन सब प्रयासों से ही ये 92 लाख करोड़ की जो गैप की फंडिंग है वो पूरी होगी। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना बहुत आवश्यक है। और आपके इस तरीके के सद प्रयासों से निश्चित रूप से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे सभी दर्शकों की ओर से। मैं अतीत अग्रवाल, नमस्ते।